सोचिए, इंसान ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जो इतनी तेज दौड़ रहा था कि चांद तक सिर्फ 9 घंटे में पहुंच गया। लेकिन इसका मिशन सिर्फ तेज जाना नहीं था, इसका असली लक्ष्य था हमारे सोलर सिस्टम के सबसे रहस्यमयी ग्रह प्लूटो तक पहुंचना, क्योंकि प्लूटो इतना दूर है कि आज के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप भी इसे साफ साफ नहीं देख पाते। यहां तक कि नासा का मशहूर हबल टेलीस्कोप भी प्लूटो की ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं दे पाया। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी स्पेस जर्नी जिसने इंसानों को हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी हिस्से तक पहुंचा दिया। वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि अगर प्लूटो के बारे में सच जानना है तो धरती से देखना काफी नहीं होगा, उन्हें वहां एक स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा। और इसी सोच से बनाया गया न्यू होराइजन्स। दोस्तों, न्यू होराइजन्स को 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। इसका मिशन था प्लूटो तक पहुंचना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसे प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 9 साल लगने वाले थे। अब सवाल यह था, इतने लंबे सफर में न्यू होराइजन्स क्या क्या देखेगा, और क्या यह इतनी लंबी यात्रा के बाद सही सलामत प्लूटो तक पहुंच पाएगा? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। न्यू होराइजन्स उस समय का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट था। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि यह एक जेट विमान से करीब 50 गुना तेज उड़ रहा था। इतना तेज कि इसने लॉन्च के सिर्फ 9 घंटे बाद ही चांद की ऑर्बिट को पार कर लिया। सोचिए, जहां अपोलो मिशन को चांद तक पहुंचने में करीब 3 दिन लगते थे, वहीं न्यू होराइजन्स ने यह काम सिर्फ 9 घंटे में कर दिखाया। मिशन लीडर डॉक्टर एलन स्टर्न के मुताबिक इसकी स्पीड वाकई अविश्वसनीय थी। चांद को पीछे छोड़ने के बाद न्यू होराइजन्स मंगल की ऑर्बिट पार करके आगे बढ़ा। लेकिन इसके सफर में एक बड़ा मोड़ आने वाला था जब यह जुपिटर के पास पहुंचा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके एक खास तकनीक अपनाई। इसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट या स्लिंग शॉट इफेक्ट। जुपिटर की ताकतवर ग्रेविटी ने न्यू होराइजन्स की स्पीड करीब 20% तक बढ़ा दी, और इसका फायदा यह हुआ कि जो सफर लगभग 12 साल का हो सकता था वो घटकर सिर्फ 9 साल रह गया। यानी जुपिटर ने इस छोटे से स्पेसक्राफ्ट को आगे धक्का दे दिया। जब न्यू होराइजन्स जुपिटर के पास पहुंचा तो उसने सिर्फ जुपिटर को नहीं देखा, उसने इसके 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की शानदार तस्वीरें भी लीं। ये थे गैनीमेड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। ये चारों जुपिटर के सबसे खास और बड़े मून हैं। न्यू होराइजन्स ने इनकी तस्वीरें कैप्चर की और फिर अपनी असली मंजिल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन अब आने वाला था इसका सबसे लंबा और शांत सफर, क्योंकि जुपिटर के बाद इसे भेज दिया गया हाइबरनेशन मोड में। अब हाइबरनेशन सुनकर आपको जानवरों की याद आ सकती है। ठंड के मौसम में कुछ जानवर अपने शरीर की गतिविधियां धीमी कर देते हैं ताकि कम एनर्जी खर्च हो। उसी तरह न्यू होराइजन्स को भी एक तरह की नींद में डाल दिया गया। इसकी कई सिस्टम बंद कर दिए गए ताकि पावर और फ्यूल बचाया जा सके। इस दौरान यह सिर्फ हफ्ते में एक बार धरती पर सिग्नल भेजता था ताकि वैज्ञानिक पता कर सकें कि यह अभी भी काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद न्यू होराइजन्स ने सोलर सिस्टम के बड़े ग्रहों की ऑर्बिट पार करनी शुरू की। 2007 में इसने जुपिटर की ऑर्बिट पार की, फिर 2008 में सैटर्न, 2011 में यूरेनस और 2014 में नेपच्यून की ऑर्बिट पार कर ली। लेकिन एक मजेदार बात यह थी, इसने सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की तस्वीरें नहीं ली। क्यों? क्योंकि जब न्यू होराइजन्स वहां से गुजर रहा था, ये ग्रह उससे बहुत ज्यादा दूर थे। सैटर्न लगभग 1.42 बिलियन किलोमीटर दूर था, यूरेनस करीब 2.97 बिलियन किलोमीटर दूर और नेपच्यून लगभग 4.43 बिलियन किलोमीटर दूर। यानी न्यू होराइजन्स आगे बढ़ता गया और आखिरकार पहुंचने लगा उस जगह पर जहां से शुरू होने वाली थी प्लूटो की असली कहानी। 9 साल तक अंतरिक्ष में सफर करने के बाद आखिरकार वह पहुंच गया हमारे सोलर सिस्टम के सबसे रहस्यमयी हिस्से में, यानी काइपर बेल्ट। दोस्तों, प्लूटो इसी काइपर बेल्ट का हिस्सा है और 14 जुलाई 2015 ये तारीख इंसानी इतिहास में हमेशा के लिए याद रखी जाएगी, क्योंकि इसी दिन न्यू होराइजन्स पहली बार प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा। उसने प्लूटो की हजारों तस्वीरें कैप्चर की और पहली बार इंसानों ने प्लूटो को इतनी नजदीक से देखा। एक ऐसा ग्रह जिसे हम सिर्फ एक छोटे से धब्बे की तरह देखते थे, अब उसकी सतह हमारे सामने थी। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें प्लूटो की सतह, बर्फ से ढके इलाके और उसकी विशाल पहाड़ियां साफ दिखाई दे रही थीं। सोचिए, इतनी दूर मौजूद एक छोटे से ग्रह की इतनी डिटेल तस्वीरें लेना नासा के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि न्यू होराइजन्स सिर्फ प्लूटो की तस्वीरें लेने नहीं गया था। उसका एक और बड़ा मिशन था, प्लूटो के चंद्रमाओं को समझना, और इनमें सबसे खास चारोन। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है,
लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चारोन का आकार प्लूटो के लगभग आधे जितना है। अब ये सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन सोलर सिस्टम में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर ग्रहों के चंद्रमा उनके मुकाबले बहुत छोटे होते हैं। चारोन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि प्लूटो और चारोन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, जैसे दो अंतरिक्ष साथी एक साथ सफर कर रहे हों। जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास पहुंचा तो उसने सिर्फ चारोन ही नहीं बल्कि प्लूटो के बाकी चंद्रमाओं की भी तस्वीरें ली। इनमें शामिल थे चारोन, निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टाइक्स। हालांकि चारोन की तस्वीर काफी साफ थी, लेकिन बाकी छोटे चंद्रमाओं की तस्वीरें थोड़ी धुंधली थीं, क्योंकि ये चंद्रमा बहुत छोटे थे और बहुत दूर मौजूद थे। फिर भी ये इंसानों द्वारा ली गई उनकी पहली असली तस्वीरें थीं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि न्यू होराइजन्स जब प्लूटो के सबसे करीब पहुंचा तब भी वह प्लूटो से लगभग 2.3 मिलियन किलोमीटर दूर था। फिर भी इसके अंदर लगे हाई पावर कैमरा और टेलीस्कोपिक सिस्टम ने इतनी शानदार तस्वीरें कैप्चर कर लीं, और यही टेक्नोलॉजी इस मिशन को इतना खास बनाती है। आज भी न्यू होराइजन्स काइपर बेल्ट में मौजूद है और लगातार अंतरिक्ष की अनजान दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। ना जाने यह आगे कितने रहस्यों को देखेगा, और ना जाने इंसानों को अंतरिक्ष के बारे में कितनी नई जानकारी देगा, क्योंकि न्यू होराइजन्स सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट नहीं है, ये इंसान की जिज्ञासा और खोज की उड़ान है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।